उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। और वो दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जल्दी वो राहदारी से गुजरता हुआ पोर्च में आ गया। यहाँ कार मौजूद थी। नादिर और जॉर्ज इसके करीब खड़े थे। चलो जल्दी करो, बॉस ने ड्राइविंग की साथ वाली सीट पर बैठते हुए कहा और फिर जॉर्ज बड़ी फुर्ती से पिछली सीट पर बैठ गया और नादिर ने ड्राइविंग सीट संभाली। चंद लम्हों बाद कार गेट के करीब पहुंच गई। अब धुंध कतई साफ हो चुकी थी और सड़कों पर आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी हो गई। जॉर्ज ने नीचे उतरकर गेट खोला और नादिर कार को बाहर निकाल आया। बाएं तरफ चलो, बॉस ने नादिर को हुक्म दिया और नादिर ने कार बाएं तरफ मोड़ दी। जॉर्ज दोबारा पिछली सीट पर बैठ गया। तेजी से दौड़ती हुई कार लम्हा बा लम्हा कोठी से दूर होती चली गई। कोठी से तकरीबन 2 फरलांग पर एक चौक था। जब कार चौक पर पहुंची तो बॉस ने नादिर को कार रोकने का इशारा किया। नादिर ने कार साइड में रोक दी। बॉस ने जेब से वही आला निकाला और फिर उसका एक बटन घुमाना शुरू कर दिया। आले में से हल्की हल्की टिक टिक की आवाज़ निकलने लगी। बॉस चंद लम्हे बगौर आले को देखता रहा। फिर उसने उसकी दाईं साइड पर लगा हुआ बटन तेजी से दबाया। आले पर लगा हुआ सुर्ख रंग का छोटा बल्ब जल उठा और बल्ब जलने के 10 सेकंड बाद दूर से एक आसाब शिकन धमाका हुआ और फिजा में पत्थरों और ईंटों के साथ गिरदो कबार का एक फुआरा सा उमड़ आया। और चंद लम्हों बाद जब धमाके की बाज़गश्त खत्म हुई तो बॉस ने एक तवील सांस लेते हुए आले का बटन दोबारा दबाया और उसे जेब में डाल दिया। चलो अब बाईं साइड मुड़ जाओ, बॉस ने कार की सीट से पुश्त लगाते हुए कहा और नादिर ने खामोशी से कार आगे बढ़ा दी। बॉस बेज़ाहिर तो खामोश था मगर उसके सहन में लादास वसाइल और साइल सवाल उठ रहे थे। इस मुल्क में फौरी कामयाबी के बाद इसको नाकामी मिल गई थी। उसकी मुठ्ठियाँ लाशऊरी तौर पर भींच गई। वो खौफनाक इंतकाम लेने का सोच रहा था। इमरान की कार बड़ी बरकरफ्तारी से फासले को काटती चली जा रही थी। वो सोच रहा था कि मुजरिम ज़रूर दूसरा कोई हरबा इख्तियार करेंगे। कोठे के मुतलिक तो उसे यकीन था कि मुजरिमों ने कोठी फौरी तौर पर खाली या तबाह कर दी हो गई, मगर फिर भी उसने ब्लैक ज़ीरो को कोठी पर रहने का और वहाँ लोग भेजने का हुक्म दे दिया था, शायद कोई सुराग मिल जाए। यही सोचता हुआ वो जल्द कैप्टन शकील के फ्लैट तक पहुँच गया। उसने कार फ्लैट के नीचे रोकी और फिर सीढ़ियां चलता हुआ ऊपर चढ़ता गया। दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। सामने कैप्टन शकील खड़ा था। वो चंद लम्हों तक बड़े ताजुब के आलम में इमरान को देखता रहा। अरे क्या बात है, क्या मेरे सर पर सींग निकल आए हैं? इमरान ने कैप्टन शकील की आंखों के सामने हाथ नचाते हुए कहा। तशरीफ़ लाइए। कैप्टन शकील ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय बड़ी संजीदगी से अंदर आने के लिए कहा और ख़ुद एक तरफ हट गया। इमरान अंदर दाखिल हुआ और फिर सामने रखे हुए सोफे पर बैठ गया। उसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। कैप्टन शकील ने दरवाज़ा बंद किया और फिर चलता हुआ इमरान के सामने आ गया। दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में रिवॉल्वर चमक रहा था। अब बतलाओ तुम कौन हो? कैप्टन शकील के लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। क्या मतलब? इमरान एक लम्हे के लिए कैप्टन शकील की गैर मुतवक्का रवैये पर भुंचका रह गया। ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो तय है कि तुम इमरान नहीं हो, बल्कि तुमने इमरान का मेकअप करने की भोंडी कोशिश की है। कैप्टन शकील ने ट्रिगर उंगली को दबाव बढ़ाते हुए कहा। मैं इमरान का भूत हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हारे दिमाग में धुंध छा गई है। इमरान, जो अब अचानक हैरत के आलम से निकल आया, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शट अप, ज़्यादा बकवास की ज़रूरत नहीं है। सीधी तरह बतलाओ कि तुम कौन हो? कैप्टन शकील ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। सीधी तरह तो मैं इमरान हूँ, टेढ़ी तरह इब्ने रहमान हूँ, और तुम सीधी तरह तो कैप्टन शकील हो और टेढ़ी तरह अहमक आज़म, इमरान ने जवाब दिया। कैप्टन शकील की आंखों में कश्मकश के आसार थे, जैसे वो फैसला न कर पा रहा हो कि इसका मुकाबिल सच बोल रहा है या झूठ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम इमरान हो? आखिर कैप्टन शकील ने सवाल किया। सबूत तो मैं अपने इंसान होने का भी नहीं दे सकता। वैसे भी मैंने अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मैं तुम्हें गोली मारने लगा हूँ। कम से कम तुम्हारे इंसान होने का सबूत तो मिल जाएगा, कैप्टन शकील ने सख्त लहजे में जवाब दिया। और अब इमरान को भी संजीदगी इख्तियार करनी पड़ी, क्योंकि उसने कैप्टन शकील की नज़रों में इंतहाई संजीदगी नोट कर ली थी। मगर तुम्हें मेरे मेकअप में होने का शुबा क्यों हुआ? इमरान ने बड़ी संजीदगी से सवाल किया। तुम्हारे चेहरे पर जलने के निशानात हैं, बाल भी तुम्हारे जले हुए हैं, कैप्टन शकील ने उसे बगौर देखते हुए कहा। अरे कमाल है, इसका मतलब है कि मैं मेकअप में भी अड़ानी हूँ। मेकअप तो क्या,
मेकअप तो किया तो चले हुए इमरान का, तुम्हारा कसूर नहीं कैप्टन शकील। आदमी जब इत्फाक से कोई कारनामा सर अंजाम दे दे तो उसका दिमाग खराब हो ही जाता है। तुमने फाइल क्या बरामद कर ली, अपनों को पहचानने से इनकार कर दिया। ये तो वही बात हुई कि अंधे के पैर तले बटेरा आ गया तो वो अपने आप को शिकारी समझने लगा। इमरान दोबारा मजाक पर उतर आया। कैसी फाइल? कैप्टन शकील ने अनजान बनते हुए कहा। मिस्टर शकील, आप धुंध में मुजरिम की कार पर सफर करते हुए टावर रोड की कोठी नंबर 21 में गए। वहां से आपने D3 फाइल हासिल की और फिर आप अपने फ्लैट में आ गए और फिर X2 को अपने कारनामे की इत्तला दी। X2 ने वो फाइल लेने मुझे भेजा है, मगर जब यहाँ पहुंचा तो कैप्टन शकील ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इतनी तफसील काफ़ी है या कोई और तफसीलात बतलाऊं? इमरान ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। अब कैप्टन शकील की गलत फहमी दूर हो गई। उसके करख्त चेहरे पर नरमी के आसार दौड़ गए और उसने दोबारा जेब में हाथ डाल लिया और हैरत भरी नज़रों से इमरान के चेहरे की तरफ देखता हुआ सोफे पर बैठ गया। अब मुझे ये तो यकीन आ गया है कि आप इमरान हैं, मगर आपकी ये हालत कैसी हुई? कैप्टन शकील ने खजालत आमेज लहजे में कहा। शुक्र है कि तुम्हें यकीन आ गया, वरना मुझे सबूत के लिए डैडी के पास जाना पड़ता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल X2 ने मुझे फाइल की हिफाजत के सख्तरीन इंतजाम दिए थे। जब आप अचानक इस हुलिये में सामने आए तो मैं मशकूक हो गया, कैप्टन शकील ने अपने रवैये की इस्तलाह करते हुए कहा। शुक्र है कि तुम मेरे हुलिये ही से मशकूक हुए, वरना तुम मेरी जिन से ही मशकूक हो जाते तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता था, इमरान ने बड़ी मासूमियत भरे लहजे में जवाब दिया। अच्छा मजाक छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपको हुआ क्या है, और आपका तो पूरा जिस्म हर जगह से जला हुआ है, कैप्टन शकील ने बड़ी संजीदगी से पूछा। अब तो जोर डाल ही रहे हो तो बतला देता हूँ, मगर पहले ये वादा करो कि किसी से कुछ नहीं कहोगे, वरना X2 ने अव्वल तो मुझे ज़िंदगी से आउट कर देना है, वरना कम अज़ कम आउट तो ज़रूर ही कर देगा, इमरान ने बड़े राजदाराना लहजे में मगर इंतहाई संजीदगी से कहा। और कैप्टन शकील इस अहम तरीन राज में शरीक बनने के लिए संभल कर बैठ गया। उसके चेहरे पर इंतहाई संजीदगी के तासुरात उभर आने लगे। आप कतई बेफिक्र रहें इमरान साहब, आपका राज क़यामत तक मेरे सीने से बाहर नहीं निकलेगा, कैप्टन शकील ने इंतहाई संजीदगी से उसे यकीन दिलाते कहा। नहीं, खैर क़यामत तक उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है, कब्र में जाकर बेशक निकाल लेना, मुझे कोई गिला नहीं। इमरान का सहन एक बार फिर पटरी से उतरने लगा। इमरान साहब, मैं बेहद संजीदा हूँ, कैप्टन शकील ने इमरान का मजाक टालते हुए कहा। संजीदगी बेहद अच्छी चीज़ है पार्टनर, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आदमी को खुदकुशी करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। संजीदगी के जरासीम ही उसे वक्त से पहले ख़त्म कर देते हैं। इमरान ने बाकायदा संजीदगी के फ़लसफ़े पर बहस करनी शुरू कर दी। इमरान साहब, आप वो राज बतला रहे थे, कैप्टन शकील ने उसे याद दिलाते हुए कहा। हाँ, वो राज, मगर दोस्त एक बात है, इस राज पर मेरी ज़ाती सलामती का इन्हसार है। अगर मैंने ये राज तुम्हें बतला दिया तो मेरी ज़ात का शीरा बिखर जाएगा, मैं अपनी ज़ात में ही टूट फूट जाऊंगा और शिकस्त व तरीक़त का ये अमल मुझे रेजा रेजा कर देगा और फिर उसकी करचें इस दुनिया में बिखर जाएंगी और गरीबों के पांव ज़ख्मी हो जाएंगे, अमीरों की मोटरों के टायर ब्रस्ट हो जाएंगे और मिडिल क्लास की साइकिल पंचर हो जाएगी। इमरान की ज़बान जब एक बार चल पड़ी तो जाहिर है उसे कौन रोक सकता है। ये तो सब जानते हैं कि दुनिया में मौजूद हर मशीन की बरेकें होती हैं सिवाय इमरान की ज़बान के। चुनांचा कैप्टन शकील भी एक तवील सांस लेकर सोफे की पुछ से मुलक हो गया। इसके चेहरे पर से खजालत के आसार वाज़े थे। उसे शायद एहसास हो गया था कि वो अब तक इमरान के हाथों बेवकूफ़ बनता रहा है। इमरान भी खामोश हो गया। चंद लम्हों तक कमरे में बोझल सा सकूत तारी रहा। फिर इमरान ने इसी खामोशी का पर्दा चाक किया। अच्छा सुनो, तुम भी ये याद करोगे, इमरान के लहजे में राज बतलाने की मुकम्मल आमादगी थी और ये शायद उसके लहजे का ही असर था कि कैप्टन शकील सब कुछ भूल भाल कर एक बार फिर उसकी तरफ झुक गया। तुम्हें शायद एहसास हो कि मैं जूलिया से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मेरा इश्क आतिशी है और अब तक ये आतिश मेरे सीने में ही छुपी रही, मगर पिछले दिनों शदीद गर्मी में जब अचानक मौसम खुशगवार हो गया तो ये आतिश इश्क दो आश्ता बल्कि से आतिशा हो गई और मैं कफनस परिंदे की तरह अपनी ही आग में चल गया। ये उसी आग के निशानात हैं जो मेरे जिस्म पर दाग छोड़ गए, इमरान ने बड़ी संजीदगी से राज का इंकिशाफ करते हुए कहा। और कैप्टन शकील को यूं महसूस हुआ जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है, मगर गलती उसी की थी जिसने इमरान जैसे शख्स की बात पर इंतहाई संजीदगी इख्तियार कर ली थी। इसलिए सिवाय उसके और क्या हो सकता था कि वो खिसियानी हंसी हंसकर खामोश हो जाता। चनाचा यही हुआ। कैप्टन शकील खिसियानी हंसी हंसते हुए सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर खुजालत का आबशार बह रहा था। बस इमरान साहब, रहने दीजिए, इतना ही काफ़ी है। आपसे संजीदगी की तवक्को ही करना हमाकत है।
आप फाइल लीजिए, कैप्टन शकील ने निदामत आमेज लहजे में कहा। और दफा हो जाइए, इमरान ने इसका फिक्रा मुकम्मल करते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कैप्टन शकील ने हंसते हुए कहा और फिर खुफिया अलमारी खोलकर उसने D3 फाइल निकाली और उसे इमरान के सामने रख दिया। इमरान ने एक नज़र फाइल को देखा और फिर फाइल उठाकर उसे दोहरा करके जेब में ठोंस दिया। तुमने ये फाइल पढ़ी तो नहीं? इस बार इमरान का लहजा कदर से सख्त था। नहीं इमरान साहब, मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, मैं मिलिट्री सीक्रेट सर्विस में ज़रूर हूँ और डी के लफ्ज़ से भी इतना तो समझ गया था कि ये फाइल डिफेंस से ताल्लुक़ रखती है और ज़ाहिर है डिफेंस फाइल का मुतलका आदमी के अलावा किसी दूसरे का पढ़ना मुल्क से गद्दारी मुतरादिफ है। कैप्टन शकील ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। समझदार आदमी हो। अच्छा, मुझे तमाम तफसीलात बताओ, कोई स्टेप, कोई फिक्रा बयान से हज़फ नहीं होना चाहिए, इमरान ने कहा और कैप्टन शकील ने पूरी तफसील से तमाम वाक़या बयान करना शुरू कर दिया। जब कैप्टन शकील बॉस के इस फिक्रे पर पहुंचा कि डॉक्टर अब धुंध ख़त्म कर दो, हमारा मकसद पूरा हो गया है, इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा। उसकी आंखों में एक तेज़ चमक उभर आई। क्या तुम्हें मुकम्मल यकीन है जो कुछ तुम कह रही हो वाकई ही तुमने सुना है? इमरान ने तेज़ लहजे में सवाल किया। कतई इमरान साहब, मेरी बात का एक एक हरफ सच्चा है, कैप्टन शकील ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ठीक है, अब मज़ीद तफसीलात की ज़रूरत नहीं, तुम यहीं अपने फ्लैट ही में रहना, शायद मुझे बाद में तुमसे रब्ता कायम करना पड़ जाए, इमरान ने सोफे से उठते हुए कहा। मैं मौजूद रहूँगा, मगर X2 ने अगर मुझे किसी काम से भेज दिया तो मैं मुआज़रत खा हूँ, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा अपने बॉस को अहमियत देता हूँ, कैप्टन शकील ने साफ साफ लफ्ज़ों में इमरान को जतला दिया। जब X2 तुम्हें किसी काम से भेजने लगे तो मेरा हवाला दे देना। उसकी भी इतनी जुर्रत नहीं हुई कि इमरान का रास्ता काट सके, इमरान ने गुस्से से फुनकारते हुए कहा। उसके अंदाज से ही साफ ज़ाहिर था कि वो एक्टिंग कर रहा है। अभी X2 के मुकाबले में आप तिफले मकतब हैं इमरान साहब, उसके जहन तक पहुंचने के लिए अभी आपको सदियों मेहनत करनी पड़ेगी, कैप्टन शकील ने उसे मजीद चिढ़ाते हुए कहा। वो शायद अपनी साबका निदामत का बदला इस अंदाज में ले रहा था। अच्छा, आज इम्तिहान हो जाएगा, अगर मेरा हवाला देने के बावजूद X2 तुम्हें कहीं जाने पर जोर दे जाए तो मैं अपनी इस खुशगवार जिंदगी पर लानत भेजकर सचमुच का अक्लमंद बन जाऊंगा, इमरान ने जवाब दिया और फिर कमरे से बाहर निकलता चला गया। कैप्टन शकील इस बात पर बेइख्तियार कहका लगाने पर मजबूर हो गया। खूब आदमी है ये भी, कैप्टन शकील ने बड़बड़ाते हुए कहा और आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। यस सर, हुक्म फरमाइए, आके हुक्म की तामील होगी, ओवर, डॉक्टर ब्राउन बड़े मौतबाना लहजे में जवाब दिया। डॉक्टर, अभी मुझे मेजर ब्रियो ने रिपोर्ट दी है कि वो अपने पहले मिशन में नाकाम रहा है। मैंने अपने मुल्क के आला हुक्काम से बात कर ली है, उन्होंने फौरी तौर पर चार्ज आपके हाथों में देने का हुक्म दिया है। आप मेजर ब्रियो से चार्ज ले लें, अब वेदर बॉस का नाम आप इख्तियार करें और मिशन को तेज़ी से तकमील तक पहुंचाएं। अब मिशन की राह में कोई सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ओवर। दूसरी तरफ से सफ़ीर ने इंतहाई सख्त लहजे में जवाब दिया। बेहतर सर, मगर क्या मेजर ब्रियो को इस सिलसिले में हदायत दी जा चुकी हैं, ओवर, डॉक्टर ब्राउन ने सवाल किया। हाँ, मैंने मेजर ब्रियो को मुकम्मल हिदायत दे दी हैं, वो आपसे हर तरह का ताउन करेगा। ये उसके करियर की पहली नाकामी थी, इसलिए उसे सिर्फ तनबीह की गई, वरना वो फौरी तौर पर मौत के घाट उतार दिया जाता, ओवर। सफ़ीर ने इंतहाई करख्त लहजे में जवाब दिया। ओके सर, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी कोई अजीम खुशखबरी सुनाऊं, ओवर, डॉक्टर ब्राउन ने जवाब दिया। ओके, आप किसी भी वक्त सफारत खाने के प्राइवेट नंबर पर मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं और वैसे भी आपको वक्तन फ़ौक्तन हिदायत देता रहूँगा, ओवर एंड ऑल, सफ़ीर ने जवाब दिया और रब्ता ख़त्म हो गया। डॉक्टर ब्राउन ने भी ट्रांसमीटर का बटन ऑफ किया और फिर रिवॉल्विंग चेयर से पुश्त लगा दी। इसका चेहरा मुसर्रत से जगमगा रहा था, उसे अपने इंचार्ज बनने पर यकीनन बेहद मुसर्रत हुई थी। चंद लम्हों तक तो वो खामोश बैठा सोचता रहा, फिर उसने सामने पड़ी हुई बड़ी सी मेज़ के किनारे पे लगा हुआ एक बटन दबाया। चंद लम्हों बाद ही कमरे का दरवाज़ा खुला और एक तवील उलकामत नौजवान अंदर दाखिल हुआ। नौजवान खासे मजबूत जिस्म का मालिक था और चेहरे पर दृष्टि और सफाकी के आसार सबत थे। फरमाइए डॉक्टर, नौजवान के लहजे से यूँ महसूस होता था जैसे वो मौतबाना अंदाज में बात करने का आदी ना रहा हो। बैठ जाओ फ्लैपर, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और नौजवान कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर की बात सुनकर उसके चेहरे पर इश्तियाक के तासुरात उभर आए थे। सुनो फ्लैपर, तुम्हें गिला था कि जब बुनियादी काम हमने करने कहें तो मेजर ब्रियो को हम पर क्यों मुसल्लत किया गया, डॉक्टर ब्राउन ने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा। बिल्कुल सही बात है, फ्लैपर ने बड़े अखड़ कर लहजे में जवाब दिया। तो सुनो, अभी सफ़ीर साहब ने हिदायत दी है कि आला हुक्काम ने मेजर ब्रियो से तमाम इख्तियारात छीन लिए हैं और अब इस मिशन का इंचार्ज मुझे
बनाया गया है। मेजर ब्रू मेरे अंडर काम करेगा। डॉक्टर ब्राउन ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड न्यूज़। अब मिशन पर काम करने का मज़ा आएगा। अब हुकाम को फ्लैपर की सही सलाहियतों का अंदाज़ा होगा। मैं इस मुल्क के पर्दा कहर तोड़ दूंगा और इसके 7 नस्लों को फ्लैपर का नाम हवा बनकर टहराता रहेगा। फ्लैपर ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा। इसका चेहरा मुसर्रत से खिल उठा था। ठीक है, काम तो सब तुमने करना है। मेरे मुतल्लिक तो तुम्हें इल्म है कि मैं बुनियादी तौर पर एक साइंसदान हूँ। मेरा नाम तो सिर्फ डमी के तौर पर इस्तेमाल होगा। बहरहाल सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि हमें किसी स्टेप पर नाकामी से 2-4 होना ना पड़े। इस मिशन के बाद आला हुक्काम को जो रिपोर्ट दूंगा उसमें तुम्हारी सलाहियतों के मुतल्लिक खुलकर लिखूंगा, चनाचा तुम्हें यकीनन सीक्रेट सर्विस में आला ओहदे पर फाइज कर दिया जाएगा। डॉक्टर ब्राउन ने कहा, आप कतई बेफिक्र रहें जनाब। आप देखें तो सही कि मैं कितनी जल्द मिशन को कामयाबी से हुमकनार करता हूँ। फ्लैपर ने बड़े बाएतमाद लहजे में जवाब दिया। इससे पहले कि डॉक्टर ब्राउन को जवाब देता अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। डॉक्टर ने रिसीवर उठाया। यस डॉक्टर ब्राउन स्पीकिंग। डॉक्टर ब्राउन ने भराए हुए लहजे में कहा, सर मेजर ब्रू हाजिरी की इजाज़त चाहते हैं। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। भेज दो। डॉक्टर ने इस बार सख्त लहजे में जवाब दिया और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और मेजर ब्रू अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा सुता हुआ था। आइए मेजर ब्रू, तशरीफ़ रखिए। डॉक्टर ब्राउन ने संजीदगी से कहा और मेजर ब्रू खामोशी से फ्लैपर के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। फ्लैपर बड़ी तंजिया नज़रों से मेजर ब्रू को देख रहा था। आपको जीएम साहब की हिदायत मिल गई होगी। डॉक्टर ब्राउन ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया। यस सर, इसी वजह से हासिल हुआ था। मेजर ब्रू ने मुख्तसर सच जवाब दिया। प्लान की तफसीलात मुझे दे दीजिए। डॉक्टर ब्राउन ने कहा, बेहतर सर, मगर ये टॉप सीक्रेट है। मेजर ब्रू ने करीब बैठे हुए फ्लैपर की तरफ देखते हुए जवाब दिया। फ्लैपर मेरा खास आदमी है, इससे कोई चीज़ टॉप सीक्रेट नहीं है। डॉक्टर ब्राउन ने इसका मतलब समझते हुए कहा, बेहतर सर, जैसे आपकी मर्जी। मेजर ब्रू ने बड़े नागवार लहजे में जवाब दिया और फिर जेब से कागज़ निकालकर डॉक्टर ब्राउन के सामने रख दिया। डॉक्टर ब्राउन ने कागज़ उठाकर बगौर देखना शुरू किया। फिर उसने कागज़ फ्लैपर की तरफ बढ़ा दिया। मेरा ख्याल में ये कोड में से तुम इसे डी कोड को करो फ्लैपर। डॉक्टर ब्राउन ने फ्लैपर से मुखातिब होकर कहा और फ्लैपर ने कागज़ लेकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसने जेब से बॉल पॉइंट कलम निकाला और उसे डी कोड करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद उसने कागज़ दोबारा डॉक्टर ब्राउन की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर ब्राउन ने बड़ी गहरी नज़रों से इसको पढ़ा और फिर उसने कागज़ तह करके अपनी जेब में रख लिया। उसके चेहरे पर एक पुरइसरार सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। ठीक है मेजर, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? डॉक्टर ने मेजर से मुखातिब होकर कहा। जैसे आप हुक्म करें बॉस। मेजर ने मौतबाना अंदाज में जवाब दिया, मगर इसके लहजे में नागवारी की बू साफ आ रही थी। तुम हेडक्वार्टर में 2 में जाओ और अपने आदमियों को हर वक्त काम के लिए तैयार रखो। मैं वक्तन फ़ौक्तन तुमसे काम लेता रहूँगा, मगर एक बात का ख्याल रखना कि मैं डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि आइंदा तुम्हारी मामूली सी कोताही तुम्हारे हक में भयानक साबित हो सकती है। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। इस बार डॉक्टर ब्राउन का लहजा बेहद तहमकाना था। बेहतर बॉस, मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे कोई गलती ना हो। मेजर ब्रू ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, डॉक्टर ब्राउन ने कहा और मेजर ब्रू खामोशी से उठकर बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही फ्लैपर ने एक जोरदार कहका मारा और डॉक्टर ब्राउन भी मुस्कुरा दिया। बड़ा 30 मार खां बंदा था। फ्लैपर ने नहुसत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर ने जेब से वही कागज़ निकाला और फ्लैपर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, फ्लैपर, अब तुम अपनी बेहतरीन सलाहियतों का सबूत दो और आज से ही काम का आगाज़ कर दो। मेरी तरफ से तुम्हें हर किस्म के इख्तियारात हासिल हैं। तुम अपने आप को डायरेक्ट वेदर बॉस कहलवा सकते हो, मगर रोज़ाना मुझे कारकर्दगी की रिपोर्ट देना ना भूलना। डॉक्टर ब्राउन ने उसे हिदायत देते हुए कहा। आप कतई बेफिक्र रहें जनाब, आपने मुझ पर जो एतमाद किया है इस एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। फ्लैपर ने जवाब दिया और उठकर खड़ा होने के बाद सर हिलाने पर वो तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इमरान ने फायर सर सुल्तान को पहुंचाने के बाद अपनी कार का रुख सीधा डायरेक्ट मौसमियात के दफ्तर की तरफ किया और थोड़ी देर बाद डायरेक्टर मौसमियात के दफ्तर के सामने मौजूद था। साहब मसरूफ़ हैं। चपरासी ने इमरान को दरवाजे पर ही रोकते हुए कहा। क्या मसरूफियत है? वही मसला होगा। इमरान ने बड़े राजदाराना अंदाज में चपरासी को आंख मारते हुए कहा। वो चपरासी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हाँ साहब, और क्या मसरूफियत हो सकती है? चपरासी ने इस बार नरम लहजे में जवाब दिया।
वो इमरान के अंदाज से यही समझा था कि इमरान भी वाकिफ़ हाल है। तुम फिक्र ना करो, मैं भी इस मसरूफियत के सिलसिले में आया हूँ, तुम्हारा चाय पानी खरा है, इमरान ने चपड़ासी का हाथ दबाते हुए कहा। फिर उससे पहले कि चपड़ासी कुछ समझता, इमरान दरवाजे पर पड़ा हुआ पर्दा हटाकर गुराब से अंदर दाखिल हुआ। दफ्तर खाली पड़ा था, अलबत्ता रिटायरिंग रूम में मर्दाना आवाज़ के साथ साथ चूड़ियों की खनक और नस्वानी मुतरन्नम कहकों की आवाज़ें आ रही थी। इमरान ने सर बुलंद और फिर एक कुर्सी को जोर से घसीट कर बैठ गया। उसने कुर्सी जानबूझकर घसीटी थी कि कुर्सी घसीटने की आवाज़ पैदा होते ही रिटायरिंग रूम में उभरने वाली आवाज़ यकदम बंद हो गई और चंद लम्हों बाद एक भारी भरकम अधीर उम्र आदमी रिटायरिंग रूम के दरवाजे से नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर खशूनत के आसार थे। इमरान को कुर्सी पर बैठा देखकर एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर ताजुब के आसार नमूदार हुए, मगर दूसरे लम्हे गुस्से की सुर्खी उभर आई। इमरान के चेहरे पर हमाकतों का आबशार बह रहा था और बड़ी मस्कीन सी खुलूत बनाए कुर्सी पर बैठा था। कौन हो तुम, और तुमने बिला इजाज़त ऑफिस में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की? अधीर उम्र डायरेक्टर ने गुस्से से ठाड़ते हुए कहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप जनाना मर्दाना किस्म की मसरूफियत में मशगूल हैं, और वैसे भी मैंने तो सिर्फ कुर्सी घसीटी है। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए बड़े आजिज़ाना लहजे में कहा। शट अप! डायरेक्टर उसकी बात सुनकर धाड़ा और फिर उसने चपड़ासी को आवाज़ देते हुए कहा, रफ़ीक! दूसरे लम्हे चपड़ासी अंदर दाखिल हुआ। ये कौन है और तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? डायरेक्टर साहब चपड़ासी पर बरस पड़े। ये ज़बरदस्ती अंदर आ गया है, मैं अभी उसे बाहर निकालता हूँ। चपड़ासी ने मौतमाना लहजे में जवाब दिया। धक्के देकर बाहर निकाल दो, डायरेक्टर ने खून बरसाती आंखों से इमरान की तरफ देखते हुए कहा, और चपड़ासी साहब का हुक्म मिलते ही बड़े खूंखार अंदाज में इमरान की तरफ बढ़ा। साहब को ठंडा पानी पिलाओ, इनका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रहा है। इमरान ने अचानक इंतहाई सख्त लहजे में अपनी तरफ बढ़ते हुए चपड़ासी को हुक्म दिया। उसके लहजे में इतनी सख्ती थी कि चपड़ासी एकदम ठटक कर रुक गया। इमरान के चेहरे के तासुरात उसकी आवाज़ के साथ बदल गए और अब हर एक नया इमरान मालूम हो रहा था। डायरेक्टर भी इमरान की इस गंचेली बदलने पर चौंक पड़ा। जो मैंने कहा है उसकी तामील करो। इमरान के लहजे में जख्मी चीते की सी घबराहट थी और चपड़ासी सी गरीब पूरी जान से लरस गया। दूसरे लम्हे वो तेज़ी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। आप कौन हैं? डायरेक्टर भी इमरान के लहजे से मरूब हो चुका था, इसलिए इस बार उसका लहजा मुहस्सबाना होने के साथ साथ कदरे कमज़ोर भी था। तशरीफ़ रखिए और अपने दिमाग को ठंडा रख कर बात कीजिए। आप एक ज़िम्मेदार अफसर हैं और आप अपने घर के ड्राइंग रूम में नहीं बल्कि एक सरकारी दफ्तर में मौजूद हैं। इमरान ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए ठोस लहजे में डायरेक्टर से मुखातिब होकर कहा और डायरेक्टर चंद लम्हे इमरान की चट्टान की तरह ठोस चेहरे को देखता रहा, फिर खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में ताजुब के साथ साथ हल्के से खौफ की आमेज़श भी थी। क्या रंग रलियां मनाने के लिए सरकारी दफातर ही रह गए हैं? रिटायरिंग रूम में कौन है? इमरान ने मेज़ के मुकाबिल पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए सख्त लहजे में सवाल किया। कैसी रंग रलियां? और तुम कौन हो? तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? डायरेक्टर शायद अपने आप पर काबू पाने में कामयाब हो चुका था, इसलिए उसके लहजे में दोबारा सख्ती उमड़ आई थी। क्या इन बादलों और धुंध के मुतालिक रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है? इमरान ने इस बात का जवाब देने की बजाय सवाल कर दिया। बादलों धुंध, ये तुम क्या कह रहे हो? कैसी रिपोर्ट? डायरेक्टर ने एकदम चौंक कर कहा और इमरान ने एक कार्ड जेब से निकालकर डायरेक्टर के सामने मेज पर फेंक दिया। डायरेक्टर ने कार्ड उठाकर पढ़ा। कार्ड पर सीक्रेट सर्विस का खसूसी निशान बना हुआ था और इस पर नुमाइंदा खसूसी X2 चीफ ऑफ द सीक्रेट सर्विस के अल्फाज लिखे हुए थे। X2। डायरेक्टर का रंग कार्ड पर पढ़ते ही सर्द पड़ गया। अब इसकी आंखों पे दहशत के आसार उभर आए। माफ़ कीजिए, मेरा आपसे पहले तारुफ नहीं था। डायरेक्टर ने इस बार लम्हे आजिज़ाना लहजे में जवाब दिया। अब उसके चेहरे पर यतीमी के आसार उभर आए। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें, इमरान ने बदस्तूर सख्त लहजे में कहा। पहले आप बतलाएं, मैं ठंडा पिएंगे या गर्म? और उसके साथ मैं अपने रवैये की माफ़ी चाहता हूँ। यकीन कीजिए ऐसा गलत फहमी की बिना पर हुआ है, वरना मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। डायरेक्टर ने इंतहाई मुआज़रत आमेज़ लहजे में जवाब दिया और उसके साथ ही उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे चपड़ासी अंदर दाखिल हुआ। साहब के लिए चाय ले आओ जल्दी, डायरेक्टर ने चपड़ासी को हुक्म देते हुए कहा। शहराजी साहब, मुझे अफसोस है कि दुश्मन मुल्क की सलामती के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं और आप रंग रलियाँ मना रहे हैं। आप जैसे गैर ज़रूरी ज़िम्मेदार लोगों ने ही इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। इमरान के लहजे में तलखी वैसी ही थी। माफ़ी चाहता हूँ, वैसे रिटायरिंग रूम में मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है और मैं उसे डिस्कशन दे रहा था।
शिराजी ने आंखें नीची करते हुए कहा, खूब ढूंढी है जगह डिक्टेशन देने के लिए आपने। आप पहले अपनी सेक्रेटरी को रुखसत करें, इसके बाद मुझसे बात करें। मेरे पास आपकी तरह फालतू वक्त नहीं है। इमरान इस बार कदरे नरम लहजे में कहा और शिराजी तेजी से उठकर रिटायरिंग रूम की तरफ बढ़ गया। रिटायरिंग रूम का दूसरा दरवाज़ा शायद किसी और तरफ खुलता था, क्योंकि चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो अकेला था। मैंने उससे भेज दिया है, शिराजी ने कहा और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। वैसे इमरान से नजरें मिलाने से गुरेज कर रहा था। इतने में चपरासी ने चाय लाकर इमरान और शिराजी के सामने रखी और बड़ी ताज्जुब भरी नजरों से इमरान को देखता हुआ कमरे से बाहर चला गया। आपको एक्स2 ने बादलों और धुंध के मुतल्लिक 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। वो रिपोर्ट अब किस मरहले पर है? इमरान ने चाय की प्याली उठाते हुए कहा, मैं अभी मालूम करता हूँ। वैसे मैंने रिपोर्ट की फौरी तैयारी के लिए अहकाम जारी कर दिए थे। शिराजी ने इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा और फिर उसने इंटरकॉम का बटन दबाकर कहा, असलम, सर्वे रिपोर्ट नंबर 1 तैयार हो गई है? नहीं सर, अभी तक नहीं पहुंची। दूसरी तरफ से एक और आवाज़ सुनाई दी, फौरन मालूम करो कि रिपोर्ट किस मरहले पर है और उससे मुकम्मल करके फौरन मेरे पास पहुंचाओ। शिराजी ने हुक्म देते हुए कहा, जिस मरहले में भी हो उसे मंगवाओ। इमरान ने कहा और उसके बाद ही शिराजी ने असलम को हिदायत दी। बेहतर जनाब, अभी ले आता हूँ। असलम ने जवाब दिया और शिराजी ने इंटरकॉम का बटन ऑफ कर दिया। वैसे अगर ये कोई सरकारी रास्ता होता तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सीक्रेट सर्विस को बादलों और धुंध से यकायक क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है? शिराजी ने कतरे झिझके हुए लहजे में कहा, बगैर दिलचस्पी के हम अपना वक्त ज़ाया करने के आदी नहीं हैं शिराजी साहब। इमरान ने गोलमोल सा जवाब दिया और शिराजी खामोश हो गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान हाथ में फाइल पकड़े अंदर दाखिल हुआ। उसने वो फाइल शिराजी के आगे रख दी। शिराजी ने उसे सर के इशारे से जाने के लिए कहा और मौतमाना अंदाज में सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। शिराजी ने फाइल खोलकर उसका सरसरी जायजा लिया और फिर से इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रिपोर्ट अभी नामुकम्मल है जनाब, आप देख लीजिए। अगर आपका काम इससे चल सकता है तो ठीक है, वरना मुझे एक रोज़ की मोहलत और दीजिए, मैं रिपोर्ट मुकम्मल करवा लूँगा। इमरान ने फाइल लेकर इसका मुताला शुरू कर दिया। रिपोर्ट बिल्कुल इब्तदाई मरहले में थी, मगर इसके बावजूद इमरान का मतलब किस हद तक हल होता था। रिपोर्ट का बगौर मुतालिया करने के बाद इमरान ने वो फाइल मेज़ पर रख दी और शिराजी से मुखातिब होकर कहा, शिराजी साहब, ये बतलाइए क्या मसनूई बादल फ़िज़ा में पैदा किया जा सकते हैं? जी हाँ, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इसके मुतल्लिक कामयाब तजर्बात किए जा चुके हैं, शिराजी ने जवाब दिया। चलो ये तो ठीक है, ये बतलाइए कि इन बादलों में बिजली भी पैदा की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो क्या इस बिजली को किसी मखसूस टारगेट पर गिराया जा सकता है? इमरान ने दूसरा सवाल किया। नहीं जनाब, ये नामुमकिन है। अव्वल तो यही कतई नामुमकिन है कि मसनूई बादलों में बिजली पैदा की जाए, क्योंकि आसमानी बिजली तभी पैदा होती है जब नेगेटिव और पॉजिटिव किस्म के बादल आपस में गड़गड़ाएं। और मसनूई बादल या नेगेटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव, क्योंकि वो एक ही किस्म की गैस से बनाए जाते हैं। और अगर बिजली पैदा भी की जाए तो इस बिजली को कंट्रोल करने के मुतालिक सोचा भी नहीं जा सकता। शिराजी के बाएतमाद लहजे में कहा, क्या धुंध भी मसनूई पैदा की जा सकती है? इमरान ने मजीद पूछा। आज तक तो उसके मुतालिक कहीं भी तजर्बा नहीं हुआ, शिराजी ने जवाब दिया। तजर्बे की बात छोड़ें, मैं थ्योरी के लिहाज से पूछ रहा हूँ। अगर कोई साइंसदान कोशिश करे तो क्या ऐसी थ्योरी हो सकती है जिससे किसी मखसूस इलाके में दहीज धुंध पैदा की जा सके और उसे कायम भी रखा जा सके? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, ये नामुमकिन है, ऐसी कोई थ्योरी मौजूद नहीं है, शिराजी ने जवाब दिया। इमरान की इस बात सुनकर चंद लम्हे वो खामोश रहा। उसके चेहरे पे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में गर्क हो गया हो। जनाब, जहाँ तक मैं समझा हूँ, आपके ख्याल के मुताबिक पिछले दिनों दारुल हुकूमत में पैदा होने वाली धुंध, उससे पहले यकायक नमूदार होने वाला बादल मसनूई थे और किसी साइंसदान ने यह तजुर्बा किया था। शिराजी ने सवाल किया। शिराजी साहब, मुझे यकीन है कि ऐसा हुआ है, और ना सिर्फ ये बल्कि बादलों में आसमानी बिजली पैदा करके उसे मखसूस टारगेट पर गिराया गया है। और आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि वो टारगेट मैं हूं। आप मेरे चेहरे पर दाग देख रहे हैं, ये आसमानी बिजली का ही करिश्मा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और बड़ी ताजुब खेस बात है। वैसे अगर ऐसा है तो फिर ये किसी इंतहाई सही साइंसदान का कारनामा है। शिराजी की आंखें वाकई ही हैरत से फैल गई। अच्छा शिराजी साहब, थैंक यू वेरी मच। आप कल तक रिपोर्ट मुकम्मल कर दें। दर्जन पॉइंट्स पर मैंने आपसे गुफ्तगू की है, इनका पेश नज़र रखें और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप कम अज़ कम दफ्तर में सरकारी पोजीशन का ख्याल रखेंगे, इमरान ने उससे तनबीह करते हुए कहा। और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसे बाहर निकलता देखकर चपड़ासी हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। उसने बाकायदा सैल्यूट ताक दिया। इमरान ने आंख मारता हुआ कार की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद इसकी कार तेजी से सड़कों पर फिसलती हुई सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी की वसी अरीस इमारत के पोर्च में जाकर रुक गई।
सर। इमरान कार से नीचे उतरा और फिर इमारत में दाखिल होकर सीधा चीफ लाइब्रेरियन के कमरे की तरफ बढ़ गया। फरमाइए जनाब। चीफ लाइब्रेरियन ने बड़े इखलाक से सवाल किया। क्या आपके पास आलमी साइंस रिसर्च की कोई बुक है? इमरान ने पूछा। जी है। आपको कौन से मौजू की कैटलॉग चाहिए? चीफ लाइब्रेरियन ने पूछा। मुझे मौसमियाती पर आलमी रिसर्च के कैटलॉग चाहिए, चाहे वो कैटलॉग बराह रास्त अक़वाम मुत्तहिदा के रिसर्च कमेटी की तरफ से मुरतब की गई हो या फिर अखबारात में शाया शुदा रिसर्च कटिंग पर मुश्तमिल हो। इमरान ने अपनी बात को मज़ीद वसाहत करते हुए कहा। हमारे पास दोनों टाइप के कैटलॉग मौजूद हैं। अगर मौसमियात में आप अपने मौजू की मज़ीद वसाहत करते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी। चीफ लाइब्रेरियन ने कहा। मुझे मसनूई बादल, मसनूई आसमानी बिजली या मसनूई धुंध वगैरह पर मुतल्लिक रिसर्च इन्फॉर्मेशन चाहिए। इमरान ने इस मौजू की मज़ीद वसाहत कर दी। ठीक है, आपको इसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मगर अब वक्त ख़त्म होने वाला है, आप कल तशरीफ़ लाइए। चीफ लाइब्रेरियन ने जवाब दिया। सॉरी, मुझे ये इन्फॉर्मेशन अभी चाहिए। इमरान ने संजीदगी से मुंह बनाते हुए कहा। वेरी सॉरी, आप लेट आए हैं, लाइब्रेरी टाइम ख़त्म होने वाला है और आपको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। चीफ लाइब्रेरियन ने भी नागवार लहजे में जवाब दिया। कमाल है, इस मुल्क तक का तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, जो मिलता है 52 गज़ा ही मिलता है। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। आप तमीज़ से बात करें, आप एक जिम्मेदार अफसर के सामने बैठे हैं। लाइब्रेरियन ने इमारत की बात सुनकर चिढ़ते हुए कहा। आपकी शादी हो चुकी है? इमरान ने अचानक सवाल किया। हाँ, हो चुकी है, मगर आपसे मतलब? चीफ लाइब्रेरियन ने पहले तो रवादारमी में जवाब दिया, मगर फौरन ही सवाल की नौयत को महसूस करके चौंक पड़ा। फिर आपकी बीवी ज़रूर थानेदार होगी, इसने घर में रोज़नामचा रखा हुआ होगा, तभी आपको घर जाने की जल्दी है। इमरान ने यूँ सर हिलाते हुए कहा जैसे तमाम मसला उसकी समझ में आ गया हो। आपका दिमाग ठीक है, आप जाते हैं या मैं चपड़ासी को बुलवाऊं? चीफ लाइब्रेरियन इमरान का फिक्रा सुनते ही खत्ते से उखड़ गया। अगर ऐसी बात नहीं है तो आप इतने चिड़चिड़े क्यों हैं? अदब के चौकीदार को कम से कम बेअदब नहीं होना चाहिए। इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया। लहजा ऐसा था जैसे बात न कर रहा हो बल्कि कान से मक्खी उड़ा रहा हो। लाइब्रेरियन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने घंटी का बटन दबा दिया। इमरान ने देखा कि अब पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है, इसलिए उसने जेब में हाथ डाला और 10-12 कार्ड निकालकर उनमें से एक कार्ड में बड़े मुअद्दब अंदाज में लाइब्रेरियन के सामने रख दिया। उसी लम्हे चपड़ासी कमरे में दाखिल हुआ। उससे पहले कि लाइब्रेरियन इससे कुछ कहता, इमरान ने मुड़कर तहमकाना लहजे में कहा, 2 कोक ले आओ जल्दी। और चपड़ासी इमरान की बात सुनते ही झटके से बाहर निकल गया। लाइब्रेरियन का मुंह खुले का खुला रह गया। मुंह में मक्खी चली जाएगी, इसलिए मुंह बंद करके कार्ड पढ़ लें। इमरान ने इसके खुले मुंह को मुसीका उड़ाते हुए कहा और लाइब्रेरियन का मुंह एक झटके से बंद हो गया। उसकी आंखें शोले बरसा रही थी, मगर फिर जैसे ही उसकी नज़र कार्ड पर पड़ी वो उछल पड़ा और गुस्से से सुर्ख चेहरा सर्द पड़ गया। कार्ड पर सुपरिटेंडेंट इंटेलिजेंस फयाज अहमद लिखा हुआ था। भला उसके सामने गरीब लाइब्रेरियन किस खेत की मूली था? चनाचा दूसरे लम्हे उसने दांत निकाल दिए। सुपरिटेंडेंट साहब फरमाइए, अगर आप पहले ही तारुफ करवा देते तो इतनी बात होती ही ना। चीफ लाइब्रेरियन ने इंतहाई नरम लहजे में कहा। फिर आपके पास टाइम है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल जनाब, भला आप लोगों के लिए टाइम की पाबंदी है? आप तो तमाम रात लाइब्रेरी खुलवा सकते हैं। चीफ लाइब्रेरियन बिल्कुल हथियार डाल चुका था। इतने में चपड़ासी ने कोको कोला की 2 बोतलें लाकर मेज पर रख दी। बोतलें रखकर वो जैसे ही मुड़ने लगा, इमरान ने उसे रोक दिया। ये लो, एक तुम पियो। इमरान ने एक बोतल उठाकर चपड़ासी के हाथों में देते हुए कहा और चपड़ासी हक्का बक्का आंखें फाड़े खड़ा रह गया। बोतल पकड़ो और यहीं बैठकर पियो, जल्दी करो। इमरान ने चपड़ासी को सख्त लहजे में डांटते हुए कहा और चपड़ासी उसी के चेहरे पर ताजुब के तासुरात जैसे सबूत होकर रह गए। उसने बेबस नजरों से चीफ लाइब्रेरियन की तरफ देखा। जैसा साहब कह रहे हैं वैसा ही करो, चीफ लाइब्रेरियन ने कहा। वैसे उसकी नजरों से मालूम हो रहा था जैसे इमरान की ये बात उसे बहुत नागवार गुजरी हो, मगर जाहिर है इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट के सामने क्या कह सकता था। चनाचा चपड़ासी ने बोतल पकड़ी और फिर यूं कुर्सी के किनारे पर बैठकर बोतल पीने लगा जैसे वो जिंदगी में पहली बार कोई चीज पी रहा हो। ये आप लीजिए। चीफ लाइब्रेरियन ने दूसरी बोतल इमरान की तरफ खिसकाते हुए कहा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बैठा अय्याशी करता रहूं, ये भी चपड़ासी ही पिएगा। आप मुझे रेफरेंस रूम में ले चलिए, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। चलिए जनाब। चीफ लाइब्रेरियन अपनी तौहीन पर गुस्से से सुर्ख होता हुआ और मरता क्या ना करता मुस्ताक खामोश हो गया। मुख्तलिफ कमरों से गुजरने के बाद इमरान को एक एयर कंडीशन कमरे में ले गया, जहां एक मेज, आराम कुर्सी और टेबल लैंप मौजूद था।
चीफ लाइब्रेरियन ने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और फिर एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने उसे खोलकर एक ज़ख़ीम सी फाइल निकाली और फिर वो फाइल इमरान के सामने रख दी। आप इसे देखिए, मैं दफ्तर में बैठा हूँ, कोई हुक्म हो तो मेरे ये मेज़ के किनारे पे लगा हुआ बटन दबा दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊँगा। चीफ लाइब्रेरियन ने मौतबाना लहजे में कहा और इमरान ने इस्बात में सर हिलाने के बाद तेज़ी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। इमरान ने फाइल खोलकर देखनी शुरू कर दी। चीफ लाइब्रेरियन तेज कदम उठाता जब अपने दफ्तर में पहुंचा तो उसने देखा कि चपड़ासी कुर्सी में धंसा हुआ बड़े इत्मीनान से दूसरी बोतल पीने में मसरूफ़ है। गेट आउट योर नॉनसेंस, चीफ लाइब्रेरियन ने गुस्से से धाड़ा और चपड़ासी गरीब हाथ पकड़ते ही तेजी से बाहर जाने लगा। ये खाली बोतल भी ले जाओ नवाब साहब, चीफ लाइब्रेरियन ने चीखते हुए कहा और चपड़ासी ने पहले खाली बोतल उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। ना जाने कैसे कैसे गधे हुकूमत ने पाल रखे हैं जिन्हें दफ्तर के वकार का भी इल्म नहीं। अब भला ये भी कोई बात है कि एक चपड़ासी फर्स्ट क्लास अफसरों के साथ बैठकर कोको कोला पिए, चीफ लाइब्रेरियन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके जहन में एक नया ख्याल बिजली की तरह कौंदा। काफ़ी अर्सा पहले की एक बात है कि जहन में आई थी कि क्लब में एक दोस्त ने इसकी मुलाकात सुप्रीडेंट फयाज से कराई थी। Like, comment, share, press the bell icon.